Good morning, children. Today we will start the new chapter कारतूस। जैसे कि पाठ के नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर किसी देशभक्त का वर्णन किया गया है जो चंद कारतूस के लिए दूसरे शत्रु के खेमे में यानी शत्रु के खेमे में जाकर उनसे कारतूस हासिल करके लाया था। और इसके लेखक हैं हबीब तनवीर, जिनका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर का जन्म हुआ था 1923 में, और इन्होंने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का उन्होंने अध्ययन किया था और दिल्ली लौटकर पेशेवर ये नाट्य मंच की इन्होंने क्या की, स्थापना की। इन्हें उन्होंने नाट्य लेखन का कोर्स किया था और भारत लौटकर दिल्ली में उन्होंने फिर एक प्रकार से पेशा था, यानी एक बिजनेस था उनका कि नाट्य मंच उन्होंने स्थापित किया था जहां पर बहुत सारे नाटक खेले जाते थे और उनसे पैसा कमाया जाता था। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता, इन सभी रूपों में इन्होंने क्या किया था, तो ख्याति प्राप्त की थी। इन्हें नाटककार भी थे, नाटक लिखते भी थे, कवि भी थे, पत्रकारिता भी इन्होंने की थी, नाट्य का निर्देशन भी इन्होंने, इन्हें डायरेक्शन भी दिया था, और अभिनेता, इन्हें उन्होंने नाटक में अभिनय भी किया था। ऐसे कई रूपों में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। और ऐसे हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया। इन्हें हमारे देश का जो लोक नाट्य है, इन्हें जो गांव में बसा है, गांव की आत्मा जिसमें बसती है, ऐसे लोक नाट्य का भी इन्होंने मंचन किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई और मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का भी आधुनिक रूपांतरण किया। क्योंकि पेशेवर ये नाट्यकार थे और इन्होंने भी कई पुराने नाटकों का आधुनिकीकरण भी किया। अब ये जो कारतूस इन्होंने नाटक लिखा है, कारतूस एक नाटक है, इसमें एक देशभक्त के जज्बे को दिखाया है। 1923 में जब हबीब तनवीर का जन्म हुआ तब देश परतंत्र था। उन्होंने परतंत्रता के दिनों में देश के जो वीरों का या देश के प्रेमियों का, देशभक्तों का उन्होंने एक जज्बा देखा था और उसमें से ही एक कहानी का यहाँ पर नाट्य मंचन किया गया है। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। सभी को मालूम है कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे। उन्होंने यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और व्यापार करते कराते उन्होंने देश की रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। सभी रियासतों पर उन्होंने कब्जा नहीं किया था, लेकिन जो वीर थे, जब उन्होंने बुरे इरादे भांप लिए, तब उन्होंने अंग्रेजों को भारत देश से भगाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जांबाज के कारनामे का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। इन्हें ऐसे वीर और ऐसे देशभक्त हमारे देश में उस समय भी थे। उसमें से एक देशभक्त का इस पाठ में वर्णन किया है, उसके कारनामे का वर्णन किया है कि उसने कैसे कारनामे किए थे और उसका एक लक्ष्य क्या था कि अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाना, क्योंकि वे व्यापार करने आए थे और हमारे ही देश पर कब्जा करने लगे। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया
कि उसके मुंह से भी वही शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते थे। यानी यहाँ पर जो देशभक्त है उसका नाम है वजीर अली, और वह किसके समान है, तो इतना निडर है कि वो शेर की मांद में पहुंच गया। शेर की मांद देने यहाँ पर एक प्रतीकात्मक बताया है कि जो वीर है यदि वो शेर की गुफा में पहुंच जाए और शेर अंदर बैठा है, सिर्फ इतना ही नहीं किया उसने, बल्कि यहाँ पर शेर यानी कौन, तो अंग्रेज, उनकी कंपनी। तो वो कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर भी ऐसा रौब उसने जमाया कि कर्नल के मुंह से भी वही शब्द निकले वजीर अली के लिए जो किसी शत्रु के लिए कोई नहीं बोलता, क्योंकि वजीर अली अंग्रेजों का क्या था, शत्रु। नाउ विल स्टार्ट द, इसको एकांकी भी कहते हैं। नाटक का एक और पर्यायवाची शब्द है एकांकी। इसके पात्र कौन है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और सवार, ये सभी अंग्रेजों के हैं। इस नाटक की अवधि है 5 मिनट। जमाना कौन सा है, तो 1799 का। समय है रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। अंग्रेज हमारे देश में आए थे 1600 में। ये 1799 यानी लगभग 1800 यहाँ पर सन है। तब तक अंग्रेजों के जो बुरे इरादे थे वे उजागर हो गए थे कि उन्होंने क्या किया था, तो हथियाना शुरू किया था रियासतों को। तो 1799 का ये वाकया है जो हबीब तनवीर ने इस पाठ में बताया है, इस नाटक में बताया है कि स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, कि गोरखपुर के जंगल हैं और उसमें कर्नल कालिंज अपने खेमे के साथ उस जंगलों में रह रहे हैं, और उसके जो खेमे का अंदरूनी हिस्सा यानी वो जो टेंट लगा के रह रहे थे जंगल में, उसका अंदर का भाग, दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर है, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। अंग्रेज दो बैठे अंदर बातें कर रहे हैं, एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर पहरा दे रहा है, चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल कह रहे हैं जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहता है अब तो हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। यानी एक वजीर अली को पकड़ने के लिए हफ्तों से जंगलों, गोरखपुर के जंगलों में खेमा डालकर ये पूरी अंग्रेजों की एक बटालियन, बटालियन यानी टुकड़ी, वहां पर खेमे में यानी टेंट लगाकर रह रही थी। उस दिन भर उसे ढूंढते, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आता, और इसलिए लेफ्टिनेंट ने कहा कि वो आदमी है कि भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल ने कहा उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते। चिल्ड्रन, रॉबिन हुड भी इसी प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ, उसके दिल में नफरत भरी थी और वह अमीरों से पैसे लूट कर वो गरीबों में बांटता था। तो वजीर अली उन्हें कैसा लगा, तो रॉबिन हुड के समान। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। अब ये हो गया था यानी पास्ट टेंस है। अब ये दो क्या बातें कर रहे हैं कि ये जो वजीर अली है ये रॉबिन हुड के समान ही है, क्योंकि उसके कारनामे भी वैसे ही हैं। उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ कितनी नफरत भरी है। इसने 5 महीने हुकूमत की होगी, यानी यह अवध का नवाब था। अवध जो रियासत थी उसका नवाब कौन था, वजीर अली, और उसने सिर्फ 5 महीने उस पर राज किया। मगर इस 5 महीने में ही उसने क्या किया, अवध के दरबार
को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में, यानी अंग्रेजों का असर उसने 5 महीने में बिल्कुल साफ कर दिया था। उसने अपना कानून बनाया, अपने नियम से वह राज्य करता था। अंग्रेजी असर उसकी रियासत से बिल्कुल खत्म हो गया था। वह तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है? चिल्ड्रन, यू हैव टू पे मोर अटेंशन हियर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिश्ते हैं समझना है कि कर्नल, लेफ्टिनेंट ने पूछा कि कर्नल ये सादत अली कौन है? कर्नल ने कहा आसिफुद्दौला का भाई है और वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल की। चिल्ड्रन, यहाँ पर जब लेफ्टिनेंट ने पूछा कि ये सादत अली कौन है, तो आगे जो लिखा है कि ये आसिफुद्दौला का भाई है और आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर जब वजीर अली की पैदाइश हुई तो यानी वजीर अली के पिता कौन है? आसिफुद्दौला। और आसिफुद्दौला का भाई कौन है? तो सादत अली। यानी सादत अली वजीर अली का चाचा है। फॉलोड इट। कर्नल का ये जो वाक्य है इसको समझने की कोशिश कीजिए। आसिफुद्दौला का भाई है वजीर अली का और उसका दुश्मन। यानी वजीर अली का भी दुश्मन कौन है अभी? सादत अली, यानी वजीर अली का चाचा। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी उसे लड़का नहीं था। तो सादत अली को यह लगा कि आसिफुद्दौला की पूरी जो जायदाद है वह अब सादत अली को मिलेगी, क्योंकि आसिफुद्दौला के यहाँ लड़का पैदा नहीं हुआ था। तो उसके नवाब के स्थान पर कौन बैठता? लेकिन जैसे ही वजीर अली की पैदाइश, वजीर अली का जन्म हुआ, तो सादत अली को ऐसा लगा मानो यह मेरी बहुत बड़ी हार है। सादत अली ने अपनी मौत ख्याल की, यानी उसके सपने सारे चूर चूर हो गए कि अब तो वजीर अली का जन्म हो गया है और इसलिए आगे जो नवाब का जो स्थान होगा वो किसे मिलेगा? तो वजीर अली को। या फिर अवध की जो रियासत है वो किसके हाथ चली जाएगी? तो वजीर अली के नाम। उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और इसलिए सादत अली आसिफुद्दौला और वजीर अली दोनों का क्या बन गया? दुश्मन बन गया। मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? अब लेफ्टिनेंट ने कर्नल से पूछा कि हम लोगों ने, यानी अंग्रेजों ने, सादत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाया? अंग्रेजों ने मदद की सादत अली की और वजीर अली को नवाब के स्थान से हटाया उन्होंने और किसे बैठा दिया? तो सादत अली को। अब इसका कारण बता रहे हैं आगे कि सादत अली हमारा दोस्त है। अंग्रेज कह रहे हैं कि सादत अली हमारा दोस्त है, बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी अपनी आधी जायदाद यानी अवध की आधी रियासत और 10 लाख रुपए नगद देने का उसने वादा किया। और इसलिए हमने वजीर अली को हटाकर सादत अली को नवाब बना दिया और अवध के तख्त पर बैठा दिया। अब वो भी मजे में है और हम भी मजे में। यानी एक प्रकार से सादत अली देश के लिए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, देशद्रोही था। वह अंग्रेजों से मिल गया। उसने नवाब का स्थान पाने के लिए अंग्रेजों का सहारा लिया। अंग्रेजों की मदद से उसने वजीर अली को नवाब के तख्त से हटा दिया और खुद नवाब के स्थान पर बैठ गया। अवध का नवाब कौन बन गया? सादत अली। और कैसे? तो उसने अंग्रेजों से ये वादा किया था कि यदि मैं नवाब बन जाऊं तो आधी रियासत तुम्हारी, आधी जायदाद जमीन तुम्हारी और 10 लाख रुपए नगद भी तुम्हारे। और इस प्रकार उसने अवध की जो रियासत है वो अंग्रेजों के हाथ में सौंप दी। लेफ्टिनेंट ने कहा
सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अब इन दोनों की वार्तालाप ये है कि वजीर अली तो अब नवाब नहीं है। अब ये क्या कर रहा है? अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को यह आमंत्रण दे रहा है कि वह हिंदुस्तान पर अटैक करें, आक्रमण करें, हमला करें और अंग्रेजों को इस देश से भगा दें। कर्नल ने कहा, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने भी दी थी, फिर वजीर अली ने भी दी, उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। चिल्ड्रन, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन पर भी प्रश्न बनकर आपको वैल्यू बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले दी थी टीपू सुल्तान ने, फिर दी थी वजीर अली ने और फिर दी थी शमसुद्दौला ने। अब ये शमसुद्दौला कौन? लेफ्टिनेंट ने पूछा। कर्नल ने कहा कि बंगाल नवाब का निस्बती भाई, यानी रिश्ते में बंगाल नवाब का भाई लगता है और बहुत खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो लेफ्टिनेंट ने भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि कंपनी के खिलाफ अब एक लहर है कि अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं। कर्नल ने कहा, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठे। तो बक्सर और प्लासी के कारनामे यानी इन्होंने इन लड़ाइयों में बहुत बड़ी जमीन जीती थी हिंदुस्तान की। और उस समय कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। तो कर्नल ने कहा कि लॉर्ड क्लाइव के हाथों हमने इतना कुछ हासिल किया और यदि ये ऐसी ही लहर पूरे हिंदुस्तान में चली और यदि ये कामयाब हो गए तो अभी प्रेजेंट वाला उनका लॉर्ड कौन था? लॉर्ड वेल्जेली के हाथों सब खो बैठे। यानी ये सब उनके वाइसराय होते थे कि लॉर्ड क्लाइव के जमाने में उन्होंने बहुत बड़ी जायदाद, बहुत ज्यादा जमीन हासिल की थी। अब लॉर्ड वेल्जेली के हाथों सब गंवा देंगे। वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, इसलिए उन लोग ये कह रहे हैं कि वजीर अली को जल्द गिरफ्तार करना जरूरी है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल ने कहा, एक पूरी फौज लेकर उसका पीछा कर रहा हूं। बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। कौन से जंगल है ये? तो गोरखपुर के जंगल। कर्नल ने बहुत ही उदास होकर कहा कि पूरी फौज लेकर उसका पीछा कर रहा हूं और बरसों से वो हमें धोखा दे रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। ने इतनी बड़ी फौज के बावजूद वो इतने साल उनके हाथ नहीं लगा। और हाथी नहीं आता, उसके साथ में नहीं, उसके साथ में कुछ जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। यानी उसके साथ कुछ ही जाबाज है, नहीं बहुत बड़ी फौज तो हमारे पास है लेकिन उसके पास कुछ ही जाबाज है। मुट्ठी भर आदमी है लेकिन इतना दमखम कि पूरी फौज को उसने उसके नाक में दम करके रखा है और सालों से उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन वह उनके हाथ नहीं आ रहा है। लेफ्टिनेंट ने कहा, सुना है वजीर अली जाती तौर पर भी बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल ने कहा, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल न कर देता। अब एक नई बात है कि वो यदि बहादुर नहीं होता तो कंपनी के वकील का कत्ल न कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या हिस्सा हुआ था कर्नल? अब लेफ्टिनेंट ने पूछा कि कत्ल क्यों किया उसने कंपनी के वकील का। तो उसने कहा, किस्सा क्या हुआ था कि उसको उसके पद से हटाने के बाद, पद से हटाना यानी अवध के नवाब के पद से उन्होंने जब हटाया, अंग्रेजों ने सादत अली के साथ मिलकर जब उसको अंग्रेजों ने उसके पद से हटाया, हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बनारस पहुंचा दिया गया।
3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। वजीफा यानी होता है अनुदान राशि यानी सहायता राशि, कि उसे 3 लाख रुपए साल के बस हम देते थे, उसका वजीफा ये मुकर्रर हो गया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल से उसे कलकत्ता तलब किया, यानी कुछ महीने के बाद गवर्नर थे, उसे कहाँ भेज दिया, तो कोलकाता। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में ही रहता था। उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब कर रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह ही नहीं की, बल्कि उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के दिल में वैसे ही यूं अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर यानी चाकू से वकील का काम तमाम कर दिया और फिर भाग गया। फॉलो इट चिल्ड्रन, कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि वकील का कत्ल उसने कैसे किया, कि उसे जब पद से हटाने के बाद वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया था, और यहाँ पर ये लिखा नहीं गया है कि उसे एक प्रकार से हिरासत में रखा था, और फिर सालाना 3 लाख रुपए, इन्हें उस समय ये बहुत बड़ी राशि होती थी, बहुत बड़ा पैसा होता था 3 लाख, और साल में 3 लाख रुपए से दिए जाते थे क्योंकि वो नवाब था। फिर वहां से जब गवर्नर ने उसे कोलकाता भेज दिया तो उसे यह पसंद नहीं आया। वह कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में ही था। उसने शिकायत की, तो जब वकील ने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया बल्कि उसे ही खरी खोटी सुनाई, तो उसके दिल में तो वैसे ही नफरत थी, उसने वहीं वकील को मार डाला। और लेफ्टिनेंट ने कहा और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों यानी अपने विश्वास के कुछ लोगों के साथ अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया था। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। ये जो गोरखपुर के जंगल हैं, ये आज उसी को बताया है कि अपने कुछ विश्वास प्राप्त लोगों के साथ वो आजमगढ़ की तरफ भाग गया, कंपनी के वकील का कत्ल करके। आजमगढ़ का जो बादशाह था, हुक्मरान था, उसने अपनी हिफाजत में उसे घाघरा तक, एक प्लेस का नाम है घाघरा, तक पहुंचा दिया, और अब से यह कारवां कई साल से इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। Children, this is the first video. I'll send you the next one also. Good morning, children. We will continue with वजीर अली। इस पाठ का नाम क्या है? कारतूस। कारतूस की कहानी में, एकांकी में, हमने अभी तक ये देखा था कि वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया और वह आजमगढ़ के जंगलों की ओर भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन्हें सही सलामत घाघरा तक पहुंचा दिया था, और तब से वह अपने कुछ जानिसारों के साथ आज भी वहीं पर घूम रहा है। इसके आगे लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? यानी वो जो जंगलों में घूम रहा है, उसकी स्कीम क्या है? कर्नल ने कहा स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे। अफगानिस्तान के शाह-ए-जमां को उसने आक्रमण की दावत दी थी कि हमारे देश पर आकर आक्रमण करो और हमारे देश से अंग्रेजों को भगाने में हमारी मदद करो। तो स्कीम उसकी यही है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। यानी उसका जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों को बिल्कुल मालूम था कि पहला तो कि वो अपनी ताकत बढ़ाएगा, अफगानी हमले का इंतजार करेगा, सादत अली जो उसका चाचा था, जिसने उससे अवध की नवाबी छीन ली थी और अंग्रेजों को आधी जायदाद अवध की दे दी थी, तो सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे, फिर से अपना साम्राज्य, अपनी रियासत खड़ी करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि वो पहुंच गया हो। तो उन्होंने एक
शंका जाहिर की कि नेपाल पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है, हो सकता है वो नेपाल में हो और हम उसे यहीं ढूंढ रहे हैं। कर्नल ने कहा कि हमारी फौजी और नवाब सादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। तभी एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। तो इसमें ये कहा है कि इन्हें कितनी ज्यादा सख्ती से उसकी खोज हो रही है गोरखपुर के उन जंगलों में, लेकिन वो कई महीनों से टेंट लगाकर, खेमा लगाकर वे वहां पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वजीर अली उनके हाथ नहीं आया। तभी एक सिपाही सिपाही तेजी से अंदर दाखिल होता है और कहता है, कर्नल ने उठकर कहा, क्या बात है? गोरा सिपाही यानी गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द यानी धूल, कि कोई हमारे टेंट की तरफ आ रहा है, क्योंकि बहुत धूल उठती हुई दिख रही है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, वो कहता है कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि पूरा काफिला चला रहा है। काफिला यानी समूह, बहुत सारे सैनिकों की टुकड़ी, कि ऐसी धूल उड़ रही है कि लग रहा है कि पूरी एक टुकड़ी चली आ रही है, पूरी एक सेना चली आ रही है। मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है, लेकिन दिखने में तो केवल एक ही व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन धूल तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरी सेना चली आ रही है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही तो सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ ही आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। सिपाही, सिपाहियों से कहो कि इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। यानी ये सब लोग अब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि ये कौन है जो घोड़ा दौड़ाए उन्हीं की तरफ आ रहा है। लेफ्टिनेंट ने कहा, शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि वो तेजी से इसी तरफ आ रहा है। यानी शुबह यानी संदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी ही तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। घोड़े की के जो टाप है, उसकी जो पैरों को का टाप कहा जाता है, कि उसकी जो आवाज है वो आकर उन्हीं के खेमे के पास रुक जाती है। सवार कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। सिपाही यानी गोरा कहता है चिल्लाकर, बहुत खूब। कर्नल, ओके, दिस इज फ्रॉम हियर, बहुत खूब। सवार कहता है, बाहर से ही। गोरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है, कर्नल भेज दो। लेफ्टिनेंट ने कहा कि वजीर अली का कोई आदमी होगा जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल ने कहा, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। यानी अब जो सवार है, जो घोड़े से चला आ रहा था, वो सिपाही के साथ उनके खेमे के अंदर आता है। सवार ने आते से ही जोर से पुकार कर कहा, तन्हाई तन्हाई, यानी मुझे एकांत चाहिए। कर्नल ने कहा, साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हम अंग्रेजों की सेना है। आप जो भी आपके दिल में है, जो राज आपके दिल में है, आप कह दें। सवार ने कहा, दीवार हम गोश दारक तन्हाई, यानी जैसे कि एक कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं। उसने भी यही कहा कि मुझे पूरी तन्हाई चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, तो लेफ्टिनेंट और सिपाही दोनों बाहर चले जाते हैं। तब जब कर्नल और सवार खेमे में तनहा रह जाते हैं, जब कर्नल होता है और वो सवार खेमे में अंदर अकेले होते हैं, तो थोड़े जरा वक्फे के बाद वो चारों तरफ चक्कर लगाता है और सवार कहता है कि आपने इस मुकाम पर इतना खेमा क्यों डाला है? कर्नल ने कहा, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने हैं? मेरे इतनी बड़ी सेना एक वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए?
कर्नल ने कहा गिरफ्तारी में मदद के लिए पूरी सेना है। सवार फिर कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल ने कहा क्यों? सवार कहता है कि वह जांबाज सिपाही है। कर्नल ने कहा मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है मुझे चंद कारतूस चाहिए। कर्नल ने कहा क्यों, किस लिए? सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल तुरंत उसे कहता है ये लो 10 कारतूस। सवार कहता है मुस्कुराते हुए शुक्रिया। कर्नल ने पूछा आपका नाम? सवार कहता है वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर वह बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। कि जब सवार जाने के बाद लेफ्टिनेंट अंदर आता है कि भाई कौन था, क्या बात हुई, तो लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि कौन था। तो कर्नल ने कहा दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जांबाज सिपाही। इसका मीनिंग यह है कि वह इतनी दिलेरी से उनके खेमे में आता है, तन्हाई की मांग करता है और वजीर अली की गिरफ्तारी मुश्किल है ऐसा भी कहता है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कारतूस भी मांगता है और जाते जाते अपना नाम भी बताता है और ये भी कहता है कि आपने कारतूस दिए इसलिए आपको छोड़ देता हूँ, आपकी जान बख्श देता हूँ। और ऐसा कहकर शान से वह उस खेमे से निकल भी जाता है। कर्नल सन्नाटे में है और हक्का बक्का खड़ा है, नहीं उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आश्चर्यचकित है कि ये जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए हम महीनों से इस जंगल में रहने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं, वही हमारे खेमे तक आता है और हमसे कारतूस मांग के ले जाता है और जाते जाते अपना नाम भी बताता है। फिर कर्नल ने दबी जबान से कहा अपने आप से, क्योंकि वो इतना सख्ते में आ गया था, इतना आश्चर्यचकित हो गया था कि वो अपने ही आप से कहता है कि एक जांबाज सिपाही। चिल्ड्रन, दिस वाज द एकांकी, जिसको हम कहते हैं नाटक। वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो।